Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of physics class 12th. एपिसोड नंबर 24 में हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। उस चैप्टर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम और उसके आगे के टर्म्स को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 थिंग इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर फिनोमेना जो इंटरफेरेंस का था, जहां पर दो वेव्स का मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट जीरो एक जगह हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अगर उनको ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेव भी लार्जर ही मिलेगी। बट अगर कोई ऐसी वेव है जिसका मैक्सिमा, मिनिमा एज वेल एज 0 पॉइंट एक दूसरे में अरेंज पैटर्न में नहीं है, यानी कि एक साथ नहीं आ रहे, अनऑर्डर्ड है, उसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो कम वेवलेंथ या कम फ्रीक्वेंसी की बनती है। अब जो फिनोमेना है ऑफ रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, एनर्जी या ऐड होती है या अगर वो कम ज़्यादा है तो वो माइनस होती है। जहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, जहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी कि दो पोजिशनल वेव्स एक जगह ऐड होकर और बड़ी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वेव बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि वहाँ इंटरफेरेंस जो हुआ वो कंस्ट्रक्टिव हुआ, यानी कि पॉजिटिव हुआ इंटरफेरेंस। जबकि जहाँ पर पॉइंट में मिनिमम इंटेंसिटी होती है, यानी कि वेव की जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो मिनिमम है सबसे, तो वहाँ पर उन पॉइंट्स को कहा जाता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कम हो गई इंटेंसिटी। अब कंडीशंस क्या होती हैं इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? अगर इनिशियल फेज पर डिफरेंस 0 है, देन ये ज़रूरी है हमारे लिए कि जो इनिशियल फेज पर अगर हमारे पास डिस्टेंस या फेज डिफरेंस 0 है तो ज़रूरी है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि इनिशियल फेज पर फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन होगी वो फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा, जहाँ पर n 0 से कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और पाथ डिफरेंस दैट इज n लैम्डा, यानी कि n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, यानी कि n टाइम्स द वेवलेंथ हो जाएगी इसका पाथ डिफरेंस। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? अगर इनिशियल फेज डिफरेंस को 0 माने तो नेसेसरी कंडीशन है, मतलब अगर ये स्टार्ट भी अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 0 से हो रही हैं, बट अगर आगे जाकर ये वेव्स बिगड़ जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके लिए हमारे पास फेज डिफरेंस 2n पाई ना होकर 2n माइनस पाई होगा, जहाँ पर n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। पार्ट डिफरेंस की बात करें तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 भी हो गया साथ में, यहाँ पर n लैम्डा की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पर n जो है वो 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब जो दो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड a1 और a2 हैं, अगर वो इंटरफेयर करती हैं एट अ पॉइंट पर जहाँ पर फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच का फाई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूला से दिया जाएगा, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a1, यानी कि फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम्पलीट्यूड 1 इंटू एम्पलीट्यूड 2 इंटू cos phi, and cos phi is the phase डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए स्क्वायर क्योंकि मैक्स होगा, इसी वजह से a1 प्लस a2 होगा, क्योंकि वहां पर फेज डिफरेंस 0 है एंड cos 0 इज 0। और ए स्क्वायर मिनिमम के लिए यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वहां पर a1 माइनस हो जाएगा a2 में से, और वहां पर cos
मे भी 0 डिग्री भी हो सकता है फेज डिफरेंस, दोनों जगह पर फेज डिफरेंस कॉस कुछ भी हो सकता है, बट फेज डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास इनिशियली जो चीज़ है वो यहाँ पर है। इनिशियली जो हमारे पास चीज़ है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी चाहिए हमें, इंटेंसिटी ऑफ वेव चाहिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो आई से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई, फिर कॉस फाई इज द फेज डिफरेंस। अगर किसी वजह से I1 और I2 इक्वल हो जाते हैं आई नॉट के, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के इक्वल हो जाते हैं, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस 2I0 कॉस फाई। 2I0 हम कॉमन लेंगे और 1 प्लस कॉस फाई को अलग रख देंगे। इन 1 प्लस कॉस फाई, यानी 1 प्लस कॉस फाई की जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको लगाएंगे 2 कॉस फाई, एंड 2 कॉस फाई से 2I0 मल्टीप्लाई होकर 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 लग जाएगा। सो ये हमारी, अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है देन दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं, लाइट सोर्सेज, जहाँ पर वेव सेम फ्रीक्वेंसी की होती है और सेम वेवलेंथ की होती है, वहाँ पर कांस्टेंट होता है उसका इनिशियल फेज डिफरेंस। जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो शुरुआत से ही कांस्टेंट रहेगा। बात आती है अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जहाँ पर एक लाइट सोर्स थी, उसके आगे हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी, तो वहाँ पर वेव जनरेट हुई, बट हमने उस स्क्रीन में 2 होल्स कर दिए थे और उसके बाद देखा कि नेक्स्ट स्क्रीन पर उसका क्या रिएक्शन पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं। जो फ्रिंज लेंथ है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू डी फाई डी लैम्डा बाई डी, और यहाँ पर जो डी लैम्डा है, यानी कि अगर हम 2 स्लिट्स कर दें, एक लाइट सोर्स है यहाँ पर, ये 2 स्लिट्स हैं, यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर जो ये जा रही है ये 2 S1 एंड S2 से सोर्स जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल डी, जबकि स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और जो इनकी वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। और ये फ्रिंज की विड्थ डिसाइड करेंगी ये तीनों केसेस, यानी कि अगर हम स्क्रीन और उसके डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं, देन जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी बनेगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। बट अगर हम S1 और S2 का डिस्टेंस कम करने वाले हैं तो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो भी इंक्रीज होगी। इसी के साथ हम थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू होती है फ्रिंज विड्थ अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स, जिसको हम लैम्डा बाय कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं, लैम्डा बाय स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं। अब सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट, क्योंकि ब्राइट ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस होते हैं, तो सेपरेशन कितनी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज सेंटर से आ रही है, ब्राइट फ्रिंज सेंटर से आ रही है, तो सेपरेशन nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा, डी एन लैम्डा। तो ब्राइट फ्रिंज कौन सी नंबर की है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमारी सेपरेशन निकल आएगी, जहाँ पर d डिस्टेंस है स्क्रीन से स्लिट का, और जो स्मॉल d है वो डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के बीच का। वही डार्क फ्रिंज के साथ भी होगा, बट यहाँ पर 2n-1 हो जाएगा, और अगेन नीचे डिनोमिनेटर में
2d जुड़ जाएगा। और n तो पता ही है, वंस इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर। एंगुलर पोजीशन कैसे निकालेंगे, वो थीटा से निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू वाई एन, जो हमारी सेपरेशन आएगी, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज के लिए हो चाहे वो डार्क फ्रिंज के लिए हो, वो हम दोनों यूज करके एंगुलर पोजीशन निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू वाई एन अपॉन में डी, और वी कैन से एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डार्क फ्रिंज के लिए जहाँ पर n था वहाँ पर 2n-1 हो जाएगा, और लैम्डा अपॉन डी वैसे का वैसा रहेगा। इंटेंसिटी अगर लाइट की निकालनी है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के ऑफ सिंगल स्लिट। जो हमारे स्लिट्स हैं वो विड्थ ऑफ स्लिट एंड रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ के इक्वल होती है इंटेंसिटी। तो d1 अपॉन d2 दैट इज स्लिट्स की जो हमारे पास विड्थ है, और इंटेंसिटी i1 अपॉन i2 प्रोपोर्शनल है, और वो अपने रेशियो की इनकी एम्पलीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के इक्वल है। इंटेंसिटी का अगर रेशियो निकालें तो इंटेंसिटी में हमारे पास a1 प्लस a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और मिनिमम के लिए a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बनता था। अब हमने दोनों का कॉमन स्क्वायर ले लिया, तो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, जहाँ पर a1 और a2 अगर कैंसिल हो जाए तो r माइनस r प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1 का होल स्क्वायर जनरेट होगा, जहाँ पर r की वैल्यू a1 अपॉन a2 हमने रखी है, और ये स्क्वायर है तो इंटेंसिटी अंडर रूट में आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ i1 अपॉन i2। अब यहाँ पर अगर हम वाइट लाइट रखते हैं या मोनोक्रोमेटिक लाइट रखते हैं, जो ओरिजिनल लाइट सोर्स को हटाकर, तो हमें जो पहले ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे थे वहां पर अब मोनोक्रोमेटिक लाइट से अगर रिप्लेस कर दिया है तो हमें कलर्ड फ्रिंज देखने को मिलेगा। यानी कि जो इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, जो इंटेंसिटी की लाइट वेव है, वो इंटेंसिटी का कलर अब हमें फ्रिंज में देखने को मिलेगा। A colored fringe pattern is obtained with central white fringe when monochromatic light is replaced by white light. If a refracting slab of thickness T and refractive index अगर उसका है, refractive index mu है अगर उसका, और उसको हम प्लेस कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ टू स्लिट्स ऑफ यंग टेबल सेट एक्सपेरिमेंट के अगर आगे रख देते हैं, तो फ्रिंज विड्थ है वो सेपरेट शिफ्ट हो जाएगी बाय n फ्रिंजेस, और अगर हमें निकालनी है उसकी n लैम्डा तो हमें म्यू माइनस 1 इंटू में t करना पड़ेगा। अगर दोनों स्लिट्स पर हम कवर कर देते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जिसके थिकनेस T1 और T2 है, और उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस भी अलग अलग है, तो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा बाय n फ्रिंजेस, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज μ2 माइनस μ1 इंटू में t इज इक्वल टू n लैम्डा। अगली बात आती है दैट इज डिफ्रैक्शन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन में एक सिंगल ही स्लिट्स होती है जहां पर हमें nth ऑर्डर में सेकेंडरी मिनिमा ऑब्टेन होता है और सेकेंडरी मैक्सिमा भी ऑब्टेन होता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है। nth ऑर्डर में अगर सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो वो d साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस इंटू में लैम्डा बाय 2, जहाँ पर n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है। एंगुलर सेपरेशन के लिए वहाँ पर nth मिनिमा होना ज़रूरी है, थीटा की वैल्यू n लैम्डा अपॉन स्मॉल d होगी। लीनियर सेपरेशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, जहाँ मिनिमम होगा वहाँ पर लीनियर सेपरेशन के लिए हम yn अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम dn लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। एंगुलर पोजीशन अगर हमें निकालनी है nth ऑर्डर की सेकेंडरी मिनिमा की, तो थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स द स्मॉल d। वेथ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो वो 2 टाइम्स द वेवलेंथ अपॉन में स्मॉल d,
और लीनियर विथ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो 2 टाइम्स द कैपिटल डी इंटू वेवलेंथ अपॉन में स्मॉल डी। एंगुलर विथ सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा की तो वो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगा, और लीनियर विथ निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा की तो वो डी लैम्डा अपॉन डी होने वाला है। इंटेंसिटी अगर निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की तो वो इंक्रीज होगी अगर इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा की डिक्रीज होती है या फिर ऑर्डर में इंक्रीज आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये सारी टर्म्स के साथ इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं आज हम, और इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हम चैप्टर नंबर 11 दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर एज वेल एज एटम्स को भी कवर करने वाले, बिकॉज छोटे चैप्टर हैं, वन शॉट में वो डेफिनेटली हो जाने वाले हैं, एंड डेफिनेटली इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो दैट विल बी अ ईजियर वन टू अटेम्प्ट। सो उसको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं, और उसमें से अच्छे मार्क्स कंज्यूमिंग और फ्री के मार्क्स वाले नंबर बिल्कुल बनते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर this video. I hope you all understand the topics covered in this video, and until then we will meet in the next video. Bye bye.